हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। ग्लो विद शेखर यूट्यूब चैनल पर यानी इस परिवार पर आप सभी वित्तविहीन भाइयों और बहनों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वित्तविहीन शिक्षक व शिक्षणेतर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष व वाराणसी निर्वाचन खंड शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी श्री संजय कुमार सिंह से। तो कुछ प्रश्न हम पूछने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसे ही जुड़ जाते हैं तो हम लोग बात करने वाले हैं, प्रश्न पूछने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ये सरकार तक पहुंच जाए ये वीडियो, ताकि सरकार हम लोगों के ऊपर भी कुछ इस तरह से कर सके। क्योंकि देखिए, हमारे एक यूट्यूबर भाई हैं, तो उन्होंने यूजीसी एनटीए नेट का एक कमेंट आया था, तो उसे श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने उस कमेंट को पिक आउट किया और उसका आंसर दिया। तो हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से भी सरकार के पास पहुंच जाए। तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए, कनेक्ट हो चुके हैं हमारे वित्तविहीन शिक्षक व शिक्षणेतर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष व वाराणसी निर्वाचन खंड शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी श्री संजय कुमार सिंह जी। तो नमस्कार सर, मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य, यूट्यूब चैनल ग्लो विद शेखर से। नमस्कार बंधु जी सर, कुछ प्रश्न था तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पूछना बंधु जी, तो पहला प्रश्न मेरा ये है आपसे कि आपके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा गया था, आप सभी लोग जानते भी होंगे, और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था। तो इसी पर एक मेरा प्रश्न है कि आपके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन दिलाने के संदर्भ में प्रार्थना पत्र आपने दिया था, जबकि भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार दोनों के द्वारा सरकारी व गैर सरकारी काम करने वाले शिक्षकों व कर्मचारियों को वेतन देना था। तो इस पर जी बिल्कुल बिल्कुल शेखर जी, ऐसा था कि जब भारत सरकार और राज्य सरकारों ने जी सरकारी व गैर सरकारी जहाँ भी काम करने वाले लोग थे, जी जी इस कोरोना संक्रमण काल में सबका वेतन देना था। जी और सरकारों का निर्देश था, उसमें जिला विद्यालय निरीक्षक भी अपने अपने जनपद में प्रबंधकों के द्वारा उन्होंने निर्देशित किया था जी कि आप इस पीरियड का शिक्षकों को अवश्य वेतन दे दें। हम लोगों का सभी लोग पूरा प्रदेश जानता है कि माध्यमिक के वित्तविहीन शिक्षकों कर्मचारियों का वेतन विद्यालय के प्रबंधक से मिलता है। जी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हम लोगों का भी कोई करार नहीं हुआ है। जी दशकों से संघर्षरत है कि सरकार से सेवा नियमावली और मानदेय की स्थिति बन जाए, जिससे हम लोगों की जो दुर्दशा है वो समाप्त हो जाए। जी जी लेकिन जो वर्तमान परिवेश था, जो सरकार का निर्देश था, उसमें विद्यालय के प्रबंध तंत्र से हम लोगों को वेतन पाना था। तो मैक्सिमम विद्यालयों ने मतलब जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को सूचना दे दिया था, मैक्सिमम लोगों ने, कि हमने वेतन दे दिया है। जबकि कड़वा सच्चाई ये था कि शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला था, वित्तविहीन शिक्षकों और कर्मचारियों का। तो स्वाभाविक था कि शिक्षक जब हमारे यहाँ हमसे संवाद करते थे कि सर इस मार्च और अप्रैल का, खास करके कुछ विद्यालयों में तो कुछ पूर्व का भी नहीं मिला था, लेकिन हम मार्च और अप्रैल को ही लेते हैं, इनका भी वेतन हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जबकि मार्च में हम लोग विद्यालय में पढ़ाए, फिर 16 तारीख से मूल्यांकन करना था, फिर कोरोना संक्रमण काल के चलते 17 से मूल्यांकन बंद हो गया। तो स्वाभाविक था कि मार्च में वो काम किया ही था। मार्च में तो पूरा विद्यालय में पूरी सेवा दे के गया था, अप्रैल का विद्यालय को देना था वेतन, मार्च में तो काम किया ही था। जी जी अब ऐसे में विद्यालयों का वेतन न देना, और शिक्षक 20-20 साल से 25-25 साल से सेवा दे रहे हैं, बहुत विद्यालय पुराने भी हैं, सन 1986 से वित्तविहीन व्यवस्था चल रही है। बिल्कुल। तो ऐसे में वेतन न देना शिक्षकों के लिए एक संकट था, और मैं इनका नेतृत्व करता हूं, तो स्वाभाविक है कि विद्यालय प्रबंधन से या किसी अन्य से न कहने की बजाय लोगों ने हमसे बताया। तो हमने कहा कि चलिए, अभी तक तो सरकार से कोई अनुबंध नहीं हुआ है, तो जो सिस्टम चल रहा था उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने प्रार्थना पत्र दिया कि जो आपकी मंशा है और जो हम लोग जहाँ से जुड़े हुए हैं, तो इस पीरियड का अगर हम लोगों को पारिश्रमिक मिल जाता, इस समय तो कोई शिक्षक दूसरा भी काम नहीं कर सकता, तो हमारा भरण पोषण हो जाता। हमारी आर्थिक स्थिति जो वर्तमान में जो विषम परिस्थिति बनी हुई है, इसमें हम लोग अपना दिनचर्या पूरा कर लेते, अपना किस तरह से भरण पोषण हो जाता। लेकिन मैक्सिमम विद्यालय आज भी मैं कह रहा हूँ आपसे, आज के भी डेट में मार्च के तो कुछ विद्यालय दिए भी हैं, अप्रैल का तो खैर बहुत सारे विद्यालय दिए हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 80% के लगभग विद्यालय ऐसे होंगे जो अप्रैल का वेतन नहीं दिए, कुछ लोग मार्च का भी अभी नहीं दिए हैं। मार्च का तो कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ विद्यालय दिए हैं, कुछ हो सकता है कि प्रतिशत में ज्यादा भी हों। तो यह परिस्थिति थी। तो ऐसे परिस्थिति में स्वाभाविक था कि उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगाया जाए
कि हम लोगों का जो वेतन तय है विद्यालय प्रबंधन से ये भी तय है, तो जिनसे तय है वही मिल जाए, जिससे हम लोगों का वर्तमान स्थिति ठीक हो जाए। और शिक्षक तो हमेशा से चाह रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश के बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये हमारी जिम्मेदारी सरकार ले ले। लेकिन आज तक जब सरकार इस पर कोई, जबकि आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, सबके लिए इन्होंने कुछ न कुछ सोच रखा है। जिस जमात में, जिस उत्तर प्रदेश माध्यमिक में 80% वित्तविहीन विद्यालय हैं, बिल्कुल, तो 80% वित्तविहीन विद्यालय है तो 80% शिक्षक भी होंगे, बिल्कुल उसी के अनुपात में कर्मचारी भी होंगे, और इनके लिए राज्य सरकार के पास आज तक कोई धन नहीं बन पाया। ऐसे में शिक्षक चाहता है कि कोई न कोई रास्ता तो खुलना ही चाहिए बंधु। आखिर कैसे शिक्षक काम करे? जिनसे जुड़ा है सरकार दे नहीं रही है, जिनसे जुड़ा है वो देना नहीं चाहते, तो आखिर तो हम लोग तो बहुत विषम परिस्थितियों में आ गए। सरकार कोई निर्णय नहीं ली, जिससे अनुबंध हुआ है विद्यालय के शिक्षकों का, जो भी कम या ज्यादा, वह विद्यालय प्रबंधन हाथ खड़ा कर रहा है। उनकी भी अपनी समस्याएं होंगी, प्रबंधकों की भी अपनी समस्याएं होंगी, लेकिन हमारे पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। और जहाँ इतना लंबा दिन तक कोई शिक्षक या कर्मचारी सेवा किया हो, तो स्वाभाविक है कि वो चाहेगा कि इस संक्रमण काल में तो हमारा वो हाथ थाम ही लें। बिल्कुल, सरकार सबकी जिम्मेदारी उठा रही है, इसलिए सरकार को तो अब तो माध्यमिक के वित्तविहीन शिक्षकों के बारे में समझ जाना चाहिए कि जहाँ प्रबंधन भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, और ये उत्तर प्रदेश के ही बच्चे हैं जिनको हम लोग पढ़ाते हैं और 35 सालों से लगभग हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर एक से हमारी जिम्मेदारी नहीं उठ रही है तो दोनों लोग मिलकर उठा लें। बिल्कुल नहीं उठा पा रहे हैं तो कोई रास्ता ही, नीति ही बना दें जिससे कि हम शिक्षकों का भविष्य सुधर जाए। इन्हीं सब विषयों को लेकर हमने वर्तमान परिस्थिति को हल कराने के लिए मैंने ऐसा किया था। जो सरकार का निर्देश था उसी को एक तरह से कहिए कि इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उसको लागू कराने के लिए मैंने प्रार्थना पत्र दिया था कि हम पर मतलब विचार हो और एक रास्ता खुले। अगर सच में कोई दिक्कत तो सरकार सबकी है, इन वित्तविहीन शिक्षकों की भी है, कर्मचारियों की भी है, वो भी मदद करें। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने लिखा था। जी जी बिल्कुल, मैं भी इस माध्यम से कहूँगा सरकार से कि भाई वित्तविहीन जो हमारे भाई बहन हैं उन सभी लोगों के पर भी थोड़ा से नज़र फेरे, क्योंकि जितनी स्थिति खराब हमारे वित्तविहीन भाई बहनों की है उतना किसी की भी नहीं है हिंदुस्तान में, अगर देखा जाए तो। कोई नहीं है बंधु। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक प्रश्न और रहेगा सर मेरा, मैं पूछना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि यदि आप यूजीसी एनटीए नेट 11 जून 2020 और इस तरह से आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी पर जाइए, वहां पर इस डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पर, तो वहां पर भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो सर एक सवाल रहेगा मेरा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षकों को, वैसे मैं आपको बताऊँ कि सर कमेंट्स भी आते हैं कि जैसे एक भाई हैं तो बोलते हैं कि मेरे जो प्रबंधक हैं बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पैसा नहीं देने वाला है, मार्च और अप्रैल का कोई पैसा नहीं देगा। तो इस तरह से वो बहुत परेशान रहते हैं और मेरे हर वीडियो पर वो कमेंट करते रहते हैं कि सर एकदम वो देने से इनकार कर दे रहे हैं, बताइए मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, कुछ लोगों को तो दिया गया है तो आपको भी मिलेगा, सरकार भी निर्देश दिया है कि इस तरह से सबको मिलेगा। तो सर मेरा एक प्रश्न बनता है आपसे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक जो वित्तविहीन शिक्षकों व कर्मचारियों को सेवा नियमावली व मानदेय दिलाने के लिए दशकों से लोग संघर्षरत हैं, जबकि वित्तविहीन शिक्षकों व कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिला है। लगभग 35 वर्ष के उपरांत, आपने कहा 34-35 वर्ष लगभग हो चुके हैं, उसके उपरांत इस समस्या को कैसे आप देखते हैं? आपके हिसाब से इसका निदान क्या होना चाहिए? बिल्कुल बंधु, देखिए सच कहें तो वर्तमान परिवेश में या 35 वर्ष का अनुभव यह बताता है कि सरकार ने कहीं न कहीं असमर्थता जताई है जी माध्यमिक के वित्तविहीन शिक्षकों और कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा को लेकर, और निवेदन का क्रम भी जारी रहा है इन वर्षों में। ऐसा नहीं है कि आज के ही डेट में निवेदन हो रहा है, विगत वर्षों में भी निवेदन होता रहा है। अब सरकार की अपनी परिस्थितियां होंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब आज हर क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की बात हो रही है तो सरकार के पास इसके लिए भी बहुत सारे संसाधन होते हैं, और सरकार को नीतियां बनाकर भी लोगों को चाहे तो सुरक्षित कर सकती है। आज उत्तर प्रदेश में बंधु 21,000 वित्तविहीन विद्यालय हैं, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक का शिक्षा का जो जिम्मेदारी है वो 80% होने के नाते इस विषय को अब छोड़ा नहीं जा सकता। इन वित्तविहीन शिक्षक कर्मचारियों को कोई छोड़ नहीं सकता। अब यह माध्यमिक के अनिवार्य अंग बन चुके हैं। ऐसे में
हम शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। यह तो विषय उत्तर प्रदेश के बच्चों का है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सब लोग जानते हैं, बुनियादी हक है लोगों का। इसमें सरकार का नैतिक दायित्व बनता ही बनता है। अगर सरकार इन वर्षों में अगर कोई निर्णय नहीं ले पाई तो हम एक अपना सुझाव भी देना चाहेंगे शासन को कि अगर चाहे तो एक नीति बनाकर हम लोगों को सुरक्षित कर सकती है। आप सभी लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों को शुल्क प्रतिपूर्ति के माध्यम से बच्चों को धनराशि लौटाया जाता है। बंधु, बिल्कुल बिल्कुल, हाई स्कूल के भी बच्चों को लौटाया जाता है और इंटरमीडिएट के बच्चों को भी। हम शासन से इतना चाहते हैं कि जब तक आप कोई हमारी सहायता नहीं कर पा रहे हैं, सरकार जब तक हमारी कोई सहायता नहीं कर पा रही है, कोई अनुदान नहीं दे पा रही है, तब तक अगर उत्तर प्रदेश सरकार अगर पूरे प्रदेश में एक समान शिक्षा शुल्क लगा दे और वह भी शिक्षा शुल्क जो शुल्क प्रतिपूर्ति का धनराशि लौटाते हैं बंधु, उतने के बराबर भी अगर शिक्षा शुल्क लगा दे एक समान रूप से पूरे प्रदेश में, तो भी हमारे शिक्षकों की एक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा बन जाएगी। बिल्कुल, मैं साफ कह रहा हूं कि अगर सरकार चाहे, जब तक उसके हाथ बंधे हों या जब तक वह कुछ अतिरिक्त व्यवस्था माध्यमिक के विभिन्न शिक्षकों कर्मचारियों का नहीं कर पा रही है, तब तक के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार चाहे तो जो शुल्क प्रतिपूर्ति के माध्यम से पैसा बच्चों को लौटाती है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों को, अगर उसके बराबर की भी धनराशि, उसके बराबर की धनराशि शिक्षा शुल्क के नाम पर अगर ट्रेजरी में जमा करा लिया जाए तो हमारे शिक्षकों को 10,000 से ऊपर लगभग पैसा मिल सकता है। छात्र शिक्षक अनुपात जो चलता है उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। जो छात्र शिक्षक का अनुपात है और लगभग इंटरमीडिएट का 2500 के आसपास है, 2600 या 2800 के आसपास लगभग हाई स्कूल का है। अगर यह इतने के बराबर भी धनराशि अगर न्यूनतम शिक्षा शुल्क पूरे प्रदेश में एक समान रूप से लगा दे सरकार, क्योंकि उतना पैसा वो लौटाते हैं बच्चों को, इसलिए कोई अतिरिक्त अधिभार भी नहीं पड़ना है। जैसे आपने पैसा लिया और शुल्क प्रतिपूर्ति के माध्यम से लौटाया कि उस न्यूनतम पर भी हमारा माध्यमिक का वित्तविहीन शिक्षक और कर्मचारी की भरण पोषण की स्थिति हो जाएगी। उनको सिर्फ नियम अगर तत्काल तौर पर अगर सरकार सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर उनके पास कोई रास्ता नहीं खुल रहा है, तब भी मैं कह रहा हूं कि अगर एक पूरे प्रदेश में एक समान शिक्षा शुल्क लगा लें, और वह भी शिक्षा शुल्क बहुत ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, शुल्क प्रतिपूर्ति के बराबर। आपको मालूम होगा बंधु, आपकी जानकारी के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो भारत सरकार है, जो केंद्रीय विद्यालय चलते हैं, वहाँ हमारा बच्चा पढ़ता है, वहाँ 800 रुपया शिक्षा शुल्क है बंधु, हाई स्कूल का। बिल्कुल, जो कि सरकार, भारत सरकार पैसा देती है, तो भी वो शिक्षा शुल्क 800 रुपया प्रति माह लेते हैं हाई स्कूल का। इंटरमीडिएट का लगभग 900 है, जूनियर में 600 था, और हाई स्कूल का मैं 800 रुपया प्रति माह दिया हूँ शुल्क, शिक्षा शुल्क के नाम पर लेते हैं, जो कि भारत सरकार वेतन भी देती है, तब भी वो प्रत्येक छात्र से लेते हैं। और यहाँ तो बेहद कम की मैं बात कर रहा हूँ, एक न्यूनतम अगर शिक्षा शुल्क लग जाए और वह तिजोरी में जमा हो जाए, और वह भी शिक्षा शुल्क शुरुआत में हम शुल्क प्रतिपूर्ति के बराबर कह रहे हैं, तो भी हमारे शिक्षक और कर्मचारियों का भरण पोषण हो जाता। कम से कम वह एक शिक्षक की हैसियत से जी लेते, उनका एक प्रमाण होता, उनका एक बैंक खाता होता। आज तक मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में 80% क्या उससे ज्यादा ही विद्यालय होंगे जो बिना खाते के पैसा पाते हैं, हाथ में पाते हैं। बिल्कुल, शिक्षक और कर्मचारी हाथ धरा ही पैसा पाते हैं। यह आज तक उत्तर प्रदेश सरकार को भी पता नहीं होगा कि माध्यमिक के वित्तविहीन शिक्षकों को प्रबंध पत्र के द्वारा मिलता कितना है। यह सरकार को भी ठीक से पता नहीं होगा कि 1500 से लेके 2000 से लेके 3500 4000 इस तरह से करके शिक्षकों को रखा गया, कोई समरूपता नहीं है। अगर सिर्फ पूरे प्रदेश में मैं कह रहा हूं कि जब तक कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है, जब तक कोई सरकार सहायता नहीं कर पा रही है, तो शुल्क प्रतिपूर्ति के बराबर अगर शिक्षा शुल्क ट्रेजरी में जमा हो जाए, तो भी एक माध्यमिक के वित्तविहीन शिक्षकों और कर्मचारियों का भरण पोषण हो जाएगा, और वह भी कम से कम वर्तमान में तो ठीक हो जाएंगे। और भविष्य में सरकार कोई कसम तो नहीं खाई है कि हम अपने उत्तर प्रदेश में जो भी इस तरह के क्षेत्र हैं, मैं उनकी कोई सहायता नहीं करूंगा। ये तो सबकी सहायता करने के लिए सरकारें बनती हैं, सबका कुछ न कुछ भागीदारी इनको निभाना चाहिए, और वो भी शिक्षा जैसा संवेदनशील जो विभाग हो उसमें सरकार की भागीदारी न होना। जब तक भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं, जब तक कोई सहायता नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं जोर देकर कह रहा हूं कि तब तक पूरे प्रदेश में शिक्षा शुल्क लगा लें और वह पैसा ट्रेजरी में जमा कराकर शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन सुनिश्चित कर दें, जिससे हम लोग तत्काल राहत पा जाएं और इस अनिश्चितता के दौर में समाप्त हो जाएं। देखिए, हम लोग सामने संकट क्या है बंधु, ना ही हमारी जिम्मेदारी सरकार ले रही है और ना ही विद्यालय प्रबंधन कोई ठोस तौर पर हमारी जिम्मेदारी ले पा रहा है। माध्यमिक का वित्तविहीन शिक्षक समझ नहीं पा रहा है कि हम अगर विद्यालय रखा है तो मैं विद्यालय कर्मचारी हूँ, तो आखिर इसका कोई रास्ता बनना चाहिए। नहीं, मैं सरकार का उपक्रम हूँ तो सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए।
वास्तविकता ये है कि विद्यालय प्रबंधन जब तक सरकार से करार नहीं हो जाता, उस परिप्रेक्ष्य में कहूंगा कि सरकार एक ठोस नीति बनाए और समान रूप से प्रदेश में समान शिक्षा शुल्क लगाए कि किसी विद्यालय को न लगे कि हमारा पड़ोस का विद्यालय के चलते मैं छूट जाऊंगा। अगर एक समान शिक्षा शुल्क होगा तो कोई विद्यालय भी प्रभावित नहीं होगा और वह भी शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति के बराबर लगाऊंगा। मैं कोई अतिरिक्त की भी बात नहीं करता कि जिससे कि वह पैसा उन छात्रों को मिल जाए। शुल्क प्रतिपूर्ति के माध्यम से पैसा लौटाते हैं, इस पर भी अगर आगे बढ़ा जाए तो भी एक रास्ता प्रशस्त हो सकता है। यह इसलिए कहना पड़ रहा है बंधु कि 35 साल में कोई रास्ता, सरकार के तमाम निवेदन और तमाम प्रार्थना पत्रों के बावजूद भी कोई रास्ता नहीं खुल पाया है। आज बाध्य होकर शिक्षक कह रहा है कि कोई न कोई एक रास्ता आप हमारा निकालें। शिक्षक तो ये चाहता है कि कोई भी रास्ता निकले, हमारा वेतन तय हो जाए और हमारी सेवा निभावनी बन जाए, जिससे हम 62 साल तक सेवा दे सकते हैं। शिक्षक यही चाहता है, जो परिस्थिति हो उसी में हमारा एक स्थिति बने। बेहतरी के लिए तो हमेशा संघर्ष होता रहता है बंधु, लेकिन इस समाज का वर्तमान इतना दूभर है कि किस तरह से उनका मतलब जीवन आगे बढ़ेगा। अब उनको तो पता ही नहीं चल रहा है कि उनको वेतन कब मिलेगा। जी जी। जैसे कि आज वेतन बंद हो गया तो ये कितना लंबा पीरियड खींचेगा। अगर 4 माह खींचता है, 6 माह खींचता है तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है जीने का। ऐसे परिस्थिति में मैं सरकार से भी कहूंगा कि सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। इन प्रबंध तंत्र के जो विद्यालय हैं उनसे जरा जानने की कोशिश करना चाहिए कि आखिर उनके कौन सा ऐसा संकट है कि वह अपने विद्यालय के कर्मचारियों को कुछ नहीं दे पा रहे हैं। क्या ऐसा संकट आ गया तो सरकार जानने का भी प्रयास करे। बिल्कुल। सरकार अगर लगता है कि नहीं इनको भी कुछ अनुदान की जरूरत है तो उस पर भी विचार करे। इस रास्ता को मतलब हर जगह आत्मनिर्भरता की बात हो रही है तो इस माध्यमिक के जहाँ 3 लाख से ऊपर लगभग शिक्षक काम करते हों, लाखों की संख्या में शिक्षक कर्मचारी हों, यानी 4 लाख परिवार हो, जिस पर आधारित 20 लाख आदमी हो, ये कोई मामूली क्षेत्र नहीं है। और इसमें भी अगर एक क्षेत्र में अगर सरकार का ध्यान पड़ जाए, नीतिगत भी ध्यान पड़ जाए, कुछ सहायता के साथ पड़ जाए तो वही तो हमारी मांग है। बेशक हम लोग सहायता भी चाहते हैं और एक रास्ता भी चाहते हैं बंधु, और जो भी रास्ता सुगम सरकार को हो। अब 35 साल का समय बहुत लंबा समय बीत गया। इस सरकार के भी लगभग 30 साल से अधिक का समय निकलने जा रहा है। सरकार को भी मतलब हर क्षेत्रों में उन्होंने छुआ है। तो माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक के सामाजिक सुरक्षा पर क्यों नहीं चर्चा करते। दिनेश शर्मा जी से तो हम लोग बंधु वार्ता भी किए थे, लग रहा था कि कम से कम सामाजिक सुरक्षा पर कोई न कोई बात हो जाएगी, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। आप तो देख रहे हैं कोरोना संक्रमण काल में कोई भी बात करने की भी हैसियत में नहीं बचा। बिल्कुल। किस तरह से इन संक्रमण काल का और आने वाले 2-4 माह का मैं तो देख रहा हूँ कि शिक्षक और कर्मचारियों के सामने बेहद संकट है और इनका कोई सुध नहीं ले रहा है बंधु। अगर आपके माध्यम से भी ये बात आगे बढ़े, सरकार ध्यान ले, इन शिक्षक और कर्मचारियों के बारे में कुछ सोच सके, तो इस पर कोई पूरी कार्य हो ही नहीं सकता। यह एक ऐसा वर्ग है जो अपनी बात बड़ी पोलाइटली और विनम्रता से हर जगह कह रहा है और वर्षों से कह रहा है और कोई ठोस संज्ञान नहीं ले रहा है बंधु। शिक्षक अभी इस पेश में है कि इस संघर्ष को बढ़ाने के लिए भी जो हम लोग जो प्रतीकात्मक आंदोलन करते थे उसके भी रास्ते बंद हो गए। एक सिर्फ बचा है रास्ता प्रार्थना पत्र का। वह प्रार्थना पत्र संज्ञान लेने वाले के ही विवेक पर निर्भर करता है। आप प्रार्थना पत्र देते जाएं, कोई संज्ञान ना ले तो ऐसे ही प्रार्थना पत्र की लिस्ट बढ़ती जाएगी। कोई प्रार्थना पत्र की सरकार के यहाँ कमी नहीं है कि माध्यमिक के वित्तहीन शिक्षकों कर्मचारियों के बारे में प्रार्थना पत्र की कोई कमी है। हर तरह का ध्यान आकृष्ट रह गया है। अब सरकार की बारी है। सरकार बेशक हम लोगों का ध्यान ले, अगर ध्यान लेने में अगर इनको असमर्थता आ रही हो तो एक स्वस्थ नीति बना देंगे और पूरे प्रदेश में समान शिक्षा शुल्क ही लगा दें, ट्रेजरी में जमा करा के हम लोगों का पारिश्रमिक तय करा दें, तो भी शिक्षक बहुत इनको धन्यवाद देगा और इतने परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बंधु मैं अपनी बात को विराम दूंगा। यहाँ कहने के लिए तो बहुत कुछ है। आवश्यकता है निदान की और आवश्यकता है कि सरकार इस पर अपना ध्यान आकृष्ट कराए, जिससे हम लोग भी इन शिक्षकों के लिए कुछ काम आ जाए। जी बिल्कुल सर, मैं सरकार को अगर ये वीडियो पहुंच पाती है सरकार के किसी भी कर्मचारी के पास, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार आप जरूर इन वित्त विहीन शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों की तरफ एक बार जरूर ध्यान आकृष्ट करें, क्योंकि जितनी बदतर इस समय स्थिति वित्त विहीन शिक्षक व कर्मचारियों की है, अन्यथा इसमें अभी किसी की नहीं हुई है जितनी इस समय खराब स्थिति है संक्रमण काल में। तो अभी तक कितने भी, अभी देखिए कुछ ही इससे पहले की वीडियो में मैंने बनाया था कि जो 70 साल के कम उम्र के जो टीचर रिटायर्ड हुए हैं उन्हें 20,000 रुपये प्रति माह और जो असिस्टेंट
जो लेक्चरर है 20,000 और जो असिस्टेंट टीचर है उन्हें 15,000 रुपये सरकार मानदेय देने वाली है। फॉर्म फिलअप के यहाँ जमा हो रहे हैं। हाँ, आईडेड कॉलेज में रिटायर्ड लोग रखे गए हैं, तो हमारे यहाँ हमारे विद्यालय में तो कला वर्ग अनुदानित है, विज्ञान वर्ग की ही मान्यता वित्तहीन है, तो हमारे यहाँ लोग वैसे लोग 3 लोग हैं बंधु। मैं जानता हूँ इस बात को, यह बात बताई गई थी। हमारे यहाँ तो कमेंट भी आए कि सर हम लोग नहीं जमा करेंगे, क्योंकि हम लोग तो एक बार गुजर चुके हैं, लेकिन ये जो वित्तविहीन शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारी हैं इन लोगों को मौका दिया जाए सरकार की तरफ से, तो उन लोग भी हम लोगों को मतलब वित्तविहीन शिक्षकों को प्रोत्साहित करें कि नहीं इन्हीं लोगों को देना चाहिए मानदेय, जो भी कुछ दिया जाए। समस्या बंधु ये है कि इस समग्र माध्यमिक वित्तहीन शिक्षकों पर चर्चा करना चाहिए। ये लंबे वर्षों से पढ़ा रहे हैं, इनके लिए एक नीति बनाने की जरूरत है, एक नियमावली बनाने की जरूरत है, और इनकी सामाजिक सुरक्षा अब बहुत देर हो चुका है, इसे तय करने की जरूरत है। ये सरकार का भी प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता होना चाहिए था। सरकार के प्राथमिकता में इतने वर्षों के उपरांत भी क्यों नहीं आ पा रहा है? हम शिक्षक तो नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर सरकार के सामने एक नीति बनाने में क्या दिक्कत आ रही है, एक नियमावली बनाने में क्या दिक्कत आ रही है। बहुत सारी व्यवस्था है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत भी चलते हैं, तो सरकार का योगदान, कुछ विद्यालय प्रबंधन का। हमने तो कईयों बार चर्चा का विषय ये भी रखा कि दोनों लोग 50-50 मिलकर भी बोझ उठा लें तो भी व्यवस्था चल जाती है। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, सरकार इच्छा शक्ति दिखाए और हम वित्तहीन शिक्षक और कर्मचारियों पर अपना ध्यान आकर्षित करें। तरीके बहुत हो सकते हैं सरकार के पास, सरकार की इच्छा शक्ति का विषय बंधु। एक कहीं से भी चाहे तो हमारी शुरुआत कर सकते हैं, हमारी सुरक्षा बन सकती है। सरकार इस पर कब ध्यान देगी? निवेदन ही मात्र एक अधिकार बचा हुआ है। निवेदन को कितने गंभीरता से लेते हैं? कोई निवेदनों की कमी नहीं है, प्रार्थना पत्रों की कमी नहीं है, सरकार के संज्ञान की कमी अवश्य हो रही है। हम सभी चाहते हैं कि इसका ध्यान आकर्षित करें और इस पर शीघ्र निर्णय लें बंधु। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय निकालने के लिए हम लोगों के लिए। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो आप लोग जल्दी से सर इसे शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि ये किसी अधिकारी के पास ये वीडियो पहुंचे और हम लोगों का संज्ञान इस तरह से ले लिया जाए। सरकार किसी भी अधिकारी के पास